साल 1932 में इंदौर के एक मुस्लिम कपल अहमद खान और शाह बानो की शादी होती है, जिनके घर में आगे चलकर 5 बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन शादी के 14 साल बाद अहमद खान एक दूसरी शादी करते हैं। अब क्योंकि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ये लीगल था, तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन मुश्किल खड़ी हुई साल 1975 में, जब अहमद खान ने अपनी 62 वर्ष की वाइफ शाह बानो और उनके बच्चों को उनके घर से निकाल दिया और 3 साल बाद ट्रिपल तलाक कानून के अंडर डाइवोर्स कर लिया। सीरियसली, सिर्फ 3 तलाक कहकर तलाक भी ले लिया। खैर, शाह बानो और उनके बच्चों के लिए खुद से सर्वाइव कर पाना मुश्किल था, जिसके बाद वो लोकल कोर्ट में एक मेंटेनेंस फी के लिए अपील करते हैं। अब अगर हम सिचुएशन को समझें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 123 के अंडर किसी भी डाइवोर्स के बाद अगर वाइफ के पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो उनके हस्बैंड को उन्हें एक मेंटेनेंस फ़ी पे करनी होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, एक मुस्लिम हस्बैंड के लिए फ़ी पे करने का कोई भी लॉ नहीं था। लेकिन 65 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र की शाह बानो के पास नौकरी का कोई जरिया नहीं था और इसीलिए वो इस कानून को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है, जिसके बाद साल 1985 में एक हिस्टोरिक जजमेंट पास होती है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैसे सीआरपीसी का सेक्शन 123 पीड़ितों की मदद के लिए बनाया गया है और जिसका किसी भी रिलीजन से कोई भी मतलब नहीं, और इसीलिए अहमद खान को अपनी एक्स वाइफ शाह बानो को एक मेंटेनेंस फी देनी ही होगी। अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के हक में फैसला सुनाया। मोहम्मद खान को आदेश दिया कि वो 500 रुपए प्रति महीने का गुजारा भत्ता शाह बानो को दें। इस केस को फेमसली शाह बानो केस कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के होने की बात उठाई थी। लेकिन इस सब के बावजूद इस जजमेंट से मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ऑर्थोडॉक्स पीपल खुश नहीं थे और इसीलिए उनके प्रेशर में आकर उस वक्त के पीएम राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में एक लॉ पास करवाकर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को पलट दिया। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक था? क्या भारत में रिलीजन के बेस पर कानून बनाने चाहिए? और क्या इंडिया में यूसीसी के आने से कानून सेवा और बेहतर होगी या नहीं? आइए यही बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में सियासी बहस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक बार फिर चर्चा में। कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? दोस्तों, इंडियन लॉ सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें पर्सनल मैटर्स के अलावा सभी रिलीजियस ग्रुप्स के लिए एक ही कानून है। यानी मान लीजिए अगर कोई सिटीजन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो कोर्ट में ट्रायल के दौरान उसके रिलीजन के अनुसार कोई सेपरेट जजमेंट नहीं दी जाती, बल्कि रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उसे सजा सुनाई जाती है। लेकिन मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस जैसे पर्सनल मैटर्स के लिए रिलीजन या रीजन के बेसिस पर अलग से कानून बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक हिंदू व्यक्ति एक समय पर सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक मुस्लिम व्यक्ति को 4 शादियां तक करने की आज़ादी होती है। पर्सनल मैटर्स के लिए बनाए गए ये सेपरेट लॉज सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन जैसे बाकी के सभी रिलीजन्स के लिए भी बनाए गए हैं। रिलीजन के अलावा ये सेपरेट लॉज रीजन के आधार पर भी हैं। असल में भारत 500 से भी ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ का घर है, जो अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग मैरिज और डाइवोर्स जैसी मैटर्स को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नागा ट्राइब पॉलीगेमी यानी एक से ज़्यादा शादी करने पर विश्वास रखती है और इसीलिए ट्राइबल कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें ये करने की आज़ादी भी है। लेकिन इतने डाइवर्स लॉज के चलते नेशन के अंदर यूनिटी बनाना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है और इसी डिवीजन को दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड की जा रही है। एक्चुअली ये कोई एक सेपरेट कानून नहीं, बल्कि एक सेट ऑफ लॉज है, जिसमें सभी पर्सनल मैटर्स के लिए एक सामान्य यानी यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, फिर चाहे कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन या रीजन का हो। यानी एग्जाम्पल के तौर पर पूरे देश भर में सभी सिटीजन्स को शादी करने या तोड़ने का एक ही लॉ फॉलो करना होगा और जिसमें उनका रिलीजन या रीजन कंसिडर नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड कोई नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी यूसीसी को मेंशन किया गया है। हालांकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के अंडर आता है, जिसका मतलब इसे फोर्सफुली लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ कानून बनाते वक्त एक गाइडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में कहता क्या है। आइए अब बात कर लेते हैं कि लोगों का यूसीसी को लेकर क्या ओपिनियन है। दोस्तों, साल 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसका काम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की बात उठी, लेकिन यूसीसी को लेकर असेंबली के मेंबर्स के बीच एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई दिया, जहां एक ग्रुप इसके अगेंस्ट था तो दूसरे इसके सपोर्ट में। असेंबली मेंबर नसीरुद्दीन अहमद का कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 25 यानी राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है, जिसमें हर व्यक्ति को अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी होती है। वहीं दूसरी ओर केएम मुंशी जैसे बाकी के मेंबर्स यूसीसी के सपोर्ट में आगे आए, ये कहकर कि इससे भारत में यूनिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ वुमेन के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। यूसीसी के सपोर्ट में केएम मुंशी जी का साथ भीमराव अंबेडकर जी ने भी दिया था। इनफैक्ट उनका कहना था कि अगर हम रिलीजन को जुरिस्डिक्शन में इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो एक सोशल रिफॉर्म लाना पॉसिबल नहीं होगा।
खैर अगर हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो यूसीसी को जल्द ही इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, फिर चाहे वो 1985 का शाहबानो केस हो या फिर 2019 का मारिया लुत्जा केस। हर बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर में बैठी गवर्नमेंट को भारत में यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की अपील की है। इनफैक्ट प्रेजेंट की बीजेपी गवर्नमेंट ने साल 2014 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात अपने मैनिफेस्टो में भी की थी। हालांकि ऑलमोस्ट 10 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन आखिर जब सुप्रीम कोर्ट और रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही यूसीसी के फेवर में है तो क्यों इसे इम्प्लीमेंट करना इतना बड़ा चैलेंज है, आइए उस पर बात करते हैं। साल 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन को लिखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने की अपील की, जिसका एम भारत में यूसीसी से रिलेटेड मैटर की इन डेप्थ रिसर्च करने का था। इसके 2 साल बाद साल 2018 में लॉ कमीशन ने एक 185 पेजेस का कंसल्टेशन पेपर सबमिट किया। अगर हम इस रिपोर्ट की समरी देखें तो उसमें लॉ कमीशन ने लिखते हुए कहा कि इंडिया में यूसीसी फिलहाल ना तो कोई चाहता है और ना ये किसी की ज़रूरत है। इनफैक्ट कमीशन के अकॉर्डिंग पहले से ही बने पर्सनल लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स कर उन्हें और सुधारना चाहिए, बजाय एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने के। रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 जून 2023 को इंडिया के सभी रिलीजियस ग्रुप्स और आम जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर व्यूज मांगे हैं। लॉ कमीशन ने एक नोटिस रिलीज करते हुए कहा कि अगले 30 दिनों के अंदर जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो यूसीसी पर अपने व्यूज सेंड कर सकता है, जिसके बाद कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करेगी और आगे चलकर यूसीसी से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाएंगे। दोस्तों प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पूरे भारत में सिर्फ गोवा ही एक ऐसी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। असल में गोवा पहले एक पोर्तुगीज कॉलोनी थी जिसमें पोर्तुगीज सिविल कोड लागू था, लेकिन साल 1961 में गोवा को इंडियन टेरिटरी में मर्ज कर दिया गया, बजाय उसके यूनिफॉर्म सिविल कोड को चेंज किए। खैर पिछले कुछ समय से नॉर्थ इंडिया की स्टेट उत्तराखंड में भी बीजेपी रूल गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डिसीजन लेने का मन बना चुकी है। इनफैक्ट पिछले साल मई 2022 में यूसीसी के ऊपर एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई, जिसके हेड थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन देसाई। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी के अकॉर्डिंग पैनल रिपोर्ट आते ही उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देगी और अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया की पहली यूसीसी इंप्लीमेंटेड स्टेट बन जाएगी। खैर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या ओपिनियन है? क्या आपके अकॉर्डिंग इसे पूरे भारत देश में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए या फिर पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करना फिलहाल हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए एक खतरा है? यह हमें नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोश को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।